आरती जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां लाकर लोगों के घर घर पहुंचाने का काम करती थी। ऐसे ही एक दिन आरती लकड़ियां चुन रही थी, तभी उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है। आह! हे भगवान, मेरे साथ ये सब अभी ही होना था क्या? अरे, मुझे समय से लकड़ियां पहुंचानी है। अगर समय से लकड़ियां नहीं पहुंचाई तो उन लोगों के घर में चूल्हा कैसे जलेगा? ऊपर से मेरे हाथ में कांटा चुभ गया है और बहुत सारा खून भी निकल रहा है। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, अपना दुपट्टा फाड़ के हाथ में बांध लेती हूँ। आरती जैसे तैसे सारी लकड़ियां सर पर उठाकर अपनी पड़ोसन मीना के घर जाती है। वो औरत पैसे देने में हर वक्त ड्रामे करती थी। ये क्या? अरे, ये कोई समय होता है क्या लकड़ियां लेकर आने का? तुम्हारी वजह से आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। अरे, माफ करना दीदी, दरअसल बात यह है कि मेरे हाथ में चोट लग गई थी और बहुत सारा खून निकल रहा था, इसलिए थोड़ी सी देरी हो गई। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैंने आपको पहले कभी शिकायत का मौका दिया है क्या? हाँ, तो मैंने भी पहले तुम्हारे पैसे काटे हैं क्या? नहीं ना। इस बार मैं तुम्हें 80 रुपए की जगह 50 रुपए ही दूंगी। तुम्हारी वजह से आज मेरे घर में थोड़ा लेट खाना बनेगा। मेरे बच्चे भूखे हैं। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी तकलीफ को देखकर अपने बच्चों को भूखा रखूं? ऐसा नहीं हो सकता ना। अरे दीदी, ऐसा मत करो आप। मुझे मेरे पूरे पैसे दे दो। आपको तो पता है कि 80 रुपए कमाने के लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ, और अगर आप उसमें से भी कटौती कर लोगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मीना हाथ झटकते हुए आरती को 50 रुपए देती है। तभी आरती कहती है, शुक्रिया दीदी, 30 रुपए रखकर आप अमीर नहीं हो जाओगी और मैं गरीब नहीं हो जाऊंगी। इतना बोलकर आरती अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद आरती का बेटा सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, आप आ गई? माँ, अब जल्दी से मुझे पैसे दे दो ना, मुझे चीज खाना है। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा, तो मेरे बेटे को चीज खाना है। कोई बात नहीं बेटा, ये लो 10 रुपए। जा, तुझे जो खाना है खा लेना। अब मैं जा रही हूँ, जरा घर में साफ सफाई कर दूं, और तेरी दादी को दवाई भी तो देनी है ना। आरती बहुत ही मेहनती औरत थी। विधवा होने के बाद भी अपनी सास और 4 साल के बेटे की जिम्मेदारी अकेले ही उठा रही थी। माँ, मैंने खाना बना दिया है और आपके लिए खाना लगा भी दिया है। आप आकर खा लेना। मैं जरा हमारे खेत में होकर आती हूँ। देखूं तो जरा यहाँ कितने आलू हुए हैं। बाजार में आलू भी तो बेचना है मुझे। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, तू जा, बाकी का काम मैं देख लूंगी। और हाँ, जाने से पहले सोनू को घर के अंदर करके जाना। ठीक है माँ, आप सोनू और अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूं। इतना बोलकर आरती अपने बेटे को घर के अंदर करके अपने छोटे से खेत में जाती है, जहां आरती आलू की खेती करती थी। अरे, ये क्या, सारे आलू खराब हो गए हैं। हे भगवान, ना जाने कौन कौन से दिन दिखाएगा तू हमें। इतनी मेहनत करके मैंने आलू की खेती की थी, इन आलू को उपजाऊ होने की जगह ये आलू खराब हो गए हैं। आरती बहुत परेशान हो जाती है। उसने बड़ी ही मेहनत के साथ अपने खेत में आलूओं की खेती की थी, लेकिन सारे आलू खराब हो जाते हैं। आरती उदास होकर घर आ जाती है और घर आने के बाद अपनी सास को सारी बात बताती है, जिसके बाद उसकी सास कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अभी हमारा वक्त पूरा चल रहा है। जिस दिन हमारा अच्छा समय आएगा उस दिन सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत से काम ले। हाँ माँ, अब तक तो
हिम्मत से ही काम ले रही हूं। बस डर लगता है कि जिस दिन मेरी हिम्मत टूट गई, उस दिन मेरे बच्चे का और आपका क्या होगा। ऐसे ही अगले दिन आरती फिर से अपने खेत में जाकर खराब आलूओं को उठाकर फेंक देती है और फिर से आलू की खेती करती है। खेती करने के बाद आरती जंगल जाती है और वहां जाकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगती है। तभी आरती की नजर एक घायल गाय के ऊपर जाती है। उस गाय के पैर पर चोट लगी थी और उसके पैर से बहुत सारा खून निकल रहा था। हे माता रानी, इस मासूम गाय के पैर पर कितनी चोट लगी है और कितना सारा खून निकल रहा है। आसपास कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग इसे देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं। आरती तुरंत अपना काम छोड़कर उस गाय के पास जाती है और अपने दुपट्टे से गाय के खून को साफ करने लगती है और फिर अपने दुपट्टे को घाव पर बांध देती है। तभी वह गाय माता रानी का रूप ले लेती है। ये देखकर आरती घबरा जाती है और वह पीछे की ओर हो जाती है। घबराओ नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। सच में तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, उसके बावजूद तुम लोगों की मदद करना नहीं भूलती। हे माता रानी, साक्षात आपको देखकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं आपको साक्षात देख रही हूँ। माता रानी, आप हमेशा अपनी कृपा मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। हाँ बेटा, इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन अब से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वरदान देती हूँ कि इस बार तुम्हारे खेत में हरे आलू की उपजाऊ होगी और वह हरे आलू जादुई आलू होंगे। उन आलू की मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। जादुई आलू? हाँ, जादुई आलू। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी इन जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी। हाँ माता रानी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है। इसलिए मैं कभी भी किसी को दुखी या परेशान नहीं देख सकती। ऐसे ही माता रानी वहां से गायब हो जाती है। ये सब देखकर आरती बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद आरती अपने खेत में जाती है और ये देखती है कि उसके खेत में हरे आलू की उपजाऊ हुई है। साथ ही साथ ये आलू जादुई भी थे। आरती उन जादुई आलू से कहती है, ये जादुई आलू, तुम मुझे अपनी शक्तियों से उड़ाते हुए मुझे मेरे घर तक ले जाओ। वह जादुई आलू आरती को उड़ाते हुए उसके घर तक ले जाते हैं। घर आने के बाद आरती फिर से जादुई आलू से कहती है, हे जादुई आलू, अभी और इसी वक्त मेरे पूरे परिवार के लिए बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान प्रकट कर दो। आरती के इतना बोलते ही वह जादुई हरे आलू आरती के लिए बहुत सारा पकवान ला देते हैं। आरती और उसका पूरा परिवार पेट भर के खाना खाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे आरती उन जादुई आलूओं की मदद से अपनी काया ही पलट देती है। अब उसका घर एक झोपड़ी से बंगले में बदल जाता है। साथ ही उसके घर के बाहर एक चमचमाती हुई कार खड़ी थी। आरती के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। साथ ही आरती अपने बेटे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। आरती की ये तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन मीना मन ही मन उससे जलने लगती है। क्या बात है, आखिर अचानक से इसकी कौन सी लॉटरी लग गई जो ये इतनी अमीर हो गई?
पहले तो लोगों के घर घर जाकर लकड़ियां पहुंचाकर अपना पेट पालती थी, और आज इसके दिन ही बदल गए। कुछ तो बात है इसके पीछे। ऐसे ही एक दिन एक गरीब औरत आरती के घर जाती है और आरती से कहती है, कहाँ है बेटा तू? मुझे तेरी मदद की जरूरत है। सुना है तू लोगों की मदद करती है। हाँ अम्मा, बताओ आपको मेरी क्या मदद चाहिए? बेटा, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। क्या तू मुझे पेट भर के खाना खिला सकती है? हाँ अम्मा, क्यों नहीं। आप मेरे घर चलो, मैं आपको अभी खाना बनाकर खिलाती हूँ। आरती रसोई में जाती है और वहां जाकर उस गरीब औरत के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर उस औरत को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद वह औरत माता रानी का रूप ले लेती है और आरती से कहती है, आरती बेटा, मैं तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी और तू फिर से इस परीक्षा में सफल हुई है। आज तूने मुझे फिर से खुश किया है। बेटा, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं और हमेशा मेरी नजरें तेरे पूरे परिवार पर रहेंगी। कोई भी बुरी बला तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी। आप हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहना। इतना बोलकर माता रानी वहां से गायब हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरती अपने गांव के हर एक गरीब और जरूरतमंद लोगों के घर में कंबल और खाने पीने का कुछ सामान भिजवाती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग आरती को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं, बस मीना को छोड़कर। मीना आरती से बहुत ही ज्यादा जल रही थी। लोगों के मुंह से आरती की तारीफ सुनकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब तो हद हो गई है, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। अरे, ऐसा क्या है इसके अंदर? ना जाने कौन सा गलत काम करके इसने इतने कम समय में इतना सारा पैसा कमा लिया है, और लोग हैं कि इसे देवी का रूप मानते हैं। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करके इसकी काया को फिर से पलटना होगा। ऐसे ही एक रात गांव के सभी लोग अपने अपने घर में सो रहे थे, तो वही मीना मिट्टी के तेल से आरती की गाड़ी में आग लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी आग गाड़ी में न लगकर मीना की साड़ी में लग जाती है। मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आरती भी भागते हुए घर से बाहर आती है। आरती तुरंत घर में जाती है और एक कंबल लेकर आती है और उस कंबल से मीना को लपेट देती है, जिससे मीना की जान बच जाती है। क्या बात है मीना, आखिर तुम्हारे कपड़े में ये आग कैसे लग गई? और इतनी रात को तुम क्या कर रही हो बाहर? हाँ हाँ मीना बहन, आखिर बताओ तो, रात के 2 बजे तुम्हें आग कैसे लग गई? इस हादसे के बाद मीना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वह रोते हुए लोगों के सामने सारी बात बता देती है। जिसके बाद आरती मीना से कहती है, देखो मीना बहन, हमेशा बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। तुमने मेरे बारे में बुरा सोचा, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। अगर तुम लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। यही कर्म है, जो हम देते हैं अक्सर वही हमें मिलता है। आरती की बातें सुनने के बाद मीना को अपने किए पर पछतावा होता है और वह आरती से माफी मांगती है। सूरजपुर का सरपंच बड़ा ही दयालु था। वह अपने गांव में सभी की मदद किया करता था। ऐसे ही एक रात सरपंच किसी काम को पूरा करके अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं। वह भागता हुआ एक आलू के खेत में आ जाता है। रात में उस खेत में जितने भी आलू थे वे सभी चमक रहे थे। अरे, यह क्या? ये आलू चमक क्यों रहे हैं? सरपंच के इतना बोलते ही वे आलू जमीन से उखड़ के आसमान में यहाँ वहाँ गोल गोल घूमने लगते हैं।
कभी सरपंच के सर के पास घूमते तो कभी जमीन पर नाचने लगते। यह देखकर सरपंच हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी सरपंच वहां से भागने लगता है। तभी एक आवाज सरपंच के कानों में आती है। अले अले लुको, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम तो एक जादुई सोने के आलू हैं और हम जल्दी से किसी आम इंसान को दिखाई नहीं देते। हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को ही दिखाई देते हैं। अगर हम तुम्हें दिखाई दिए हैं तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मतलब होगा। जादुई आलू, यह सब क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे ही मेरे पीछे पहले से गुंडे पड़े हुए हैं, ऊपर से मायावी शक्ति देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे तुम तो बहादुर सरपंच हो, गांव के सभी लोगों की सेवा करते हो और तुम ऐसे डर जाओगे तो गांव वालों को कौन देखेगा। और हमने कहा ना कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम जादुई आलू हैं। इतना बोलकर जादुई आलू धीरे धीरे अपने आप को जादुई सोने के रूप में बदल लेते हैं। अब सारे आलू सोने की तरह चमक रहे थे। यह देखकर सरपंच को पूरा पूरा यकीन हो जाता है कि ये जादुई आलू हैं। तभी सरपंच आलूओं से कहता है। अरे, तुम सब सोने के हो गए? सच में तुम तो जादुई हो। हाँ, हम जादुई आलू हैं और हम सब तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाएंगे। जादुई आलू सरपंच के साथ उसके घर आ जाते हैं, लेकिन जादुई आलू सिर्फ और सिर्फ सरपंच को ही सोने के आलू की तरह दिखाई दे रहे थे। बाकी लोगों को तो वे एक आम आलू की तरह ही नजर आ रहे थे। आलू देखकर सरपंच की पत्नी कुसुम कहती है। इतनी रात को आप ये आलू कहाँ से मिल गए? घर में इतनी सारी सब्जियां पड़ी हुई थी, उसके बाद भी सब्जी लेकर आ गए। बिना बात के फालतू पैसे खर्च करते रहते हैं आप। अरे, वह मुझे सस्ती मिल रही थी, इसलिए मैंने ले लिया। और आलू दिखने में भी अच्छे हैं। मैंने सोचा चुनाव में लेट चलूं, इसलिए जाकर रसोई में रख दो। और हाँ, जब तक मैं ना कहूं तब तक इन्हें काटना मत। अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो सुबह ही इसकी सब्जी बना देती। एक काम करो, तुम रहने दो, मैं खुद इन आलू को रख दूंगा। दरअसल ये आलू मैंने किसी और के लिए लिया है और इसे काटने की जरूरत नहीं है। सरपंच उन आलूओं को ले जाकर अपने कमरे में रख देता है। कुसुम अपने पति का ऐसा बदला रूप देखकर थोड़ी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति आलू को अपने कमरे में क्यों ले जा रहा है। ऐसे ही अगले दिन गांव में पानी की कमी हो चुकी थी, जिस वजह से गांव के कुछ लोग जमा होकर सरपंच के पास आते हैं और अपनी अपनी शिकायत कहते हुए बोलते हैं। सरपंच जी, गांव में बिल्कुल पानी नहीं है। अब हम गांव वाले कहाँ जाएं पानी पीने के लिए। अरे इस गांव में जो अमीर है उनको पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनके सामने तो पानी से लेकर हर चीज की समस्या है। देखो, कल मैं खुद पूरे गांव में इसी का निरीक्षण कर रहा था और मुझे पता चला है कि गांव में अभी कुछ कुआं ऐसे हैं जहां पर सूखा पड़ गया है। इसलिए पानी में थोड़ा सा समय लगेगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गांव में सभी का ध्यान रखने का फर्ज मेरा है। इतना बोलकर सरपंच गांव के सभी लोगों को विश्वास देकर घर भेज देता है। थोड़ी देर में सरपंच अपने कमरे में आ जाता है। तभी जादुई आलू सरपंच से कहता है। क्या हुआ सरपंच, गांव में पानी की कमी है क्या? हाँ, गांव में सभी लोग परेशान हैं। अब तुम ही बताओ। मैं गांव वालों के लिए कल जगह जगह जाकर पानी का निरीक्षण कर रहा था और मुझे पता चला है कि गांव में अभी सूखा पड़ा हुआ है, जिस वजह से पानी की समस्या हो रही है। कल तक तुम्हारी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पास कल जो लोग आएंगे और वह तुम्हें खुद बताएंगे कि अब उन्हें पानी की कोई दिक्कत नहीं। जादुई आलू अपनी जादुई शक्ति से गांव में पानी की समस्या को तुरंत खत्म कर देता है। अब गांव में सभी के पास पानी था, किसी को पानी की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही अगले दिन गांव के कुछ लोग मिलकर फिर से सरपंच के पास आते हैं और वह सरपंच का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक ही दिन के अंदर पानी की समस्या को खत्म कर दिया।
अगर आप हमारे गांव में हैं तो ही यह संभव है। हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे गांव के सरपंच रहें। यह तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की समस्या बहुत जल्दी खत्म हुई। चलिए ठीक है, आप लोगों को खुश रखना ही मेरा काम है। बाकी आगे जाकर अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप बेझिझक मेरे पास आ जाना। गांव का सेठ बिरजू सरपंच की ऐसी तरक्की देखकर मन ही मन जल रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वे चाहता था कि सरपंच की सरपंचगिरी ज्यादा समय तक न चले और वह खुद गांव का सरपंच बन जाए। ऐसे ही एक दिन सरपंच किसी काम से अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में फिर से सरपंच के पीछे गुंडे लग जाते हैं। सरपंच घबरा जाता है, लेकिन इस बार गुंडे सरपंच को पकड़ लेते हैं। सरपंच मन ही मन जादुई आलू को पुकारने लगता है। तभी वहां पर जादुई आलू आ जाते हैं और वह जादुई आलू उन सभी गुंडों को बुरी तरह मारने लगते हैं। सभी गुंडे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद सरपंच जादुई आलू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई आलू। अगर तुम ना होते तो ये गुंडे तो मुझे मार ही देते। तुम्हें पता है मेरे पीछे आए दिन गुंडे लग जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन है जो मुझे मरवाना चाहता है। इतना बोलकर आलू अपनी जादुई शक्ति से पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा कौन है जो सरपंच को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तभी आलू सरपंच से बोलता है, तुम्हारे गांव का सेठ बिरजू जो चाहता है कि वो तुम्हें मारकर खुद इस गांव का सरपंच बन जाए और इस गांव के लोगों का जीना हराम करे। अच्छा, मुझे पहले से ही शक था। बिरजू एक नंबर का लालची किस्म का आदमी है। वह बहुत मतलबी है। वह कभी भी गांव वालों का भला नहीं चाहेगा। तुम चिंता क्यों करते हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हम दोनों मिलकर गांव वालों की मदद करेंगे। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। गांव में कविता नाम की औरत थी, जिसके पति ने उसे मार पीट कर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। कविता रोते हुए सरपंच के पास आती है और अपनी सारी बात बताती है, जिसके बाद सरपंच कविता से कहते हैं, बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें रहने के लिए घर और तुम्हारे कमाने खाने की व्यवस्था कर दूंगा। तुम्हें अब अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं जाना है। जहां तुम्हारी इज्जत नहीं है वहां तुम्हें घर बसाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें अपने लिए जीना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी। अगर आप हैं तभी तो हम गांव वाले बेफिक्र होकर जी रहे हैं, वरना आजकल कौन किसके बारे में इतना सोचता है। सरपंच कविता के लिए घर और सिलाई कढ़ाई की व्यवस्था कर देते हैं, जिससे वे सिलाई कढ़ाई करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। ऐसे ही अब गांव में सरपंच छोटी सी पूजा करवाते हैं और उस पूजा में सभी के लिए भंडारा करवाते हैं। भंडारे में गांव के सभी लोगों को न्योता भी दिया जाता है। यह सब देखकर सेठ बिरजू सिंह के दिमाग में एक योजना आती है और वह मन ही मन खुश होकर कहता है, अब मिला है मुझे अच्छा मौका। इस सरपंच की सरपंचगिरी तो अब कुछ ही दिनों की है। इसे तो मैं धूल चटाकर ही रहूंगा और खुद सरपंच बनूंगा इस गांव का। ऐसे ही पूजा वाले दिन गांव के सभी लोग एक साथ बैठकर पूजा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भंडारे की तैयारियां चल रही थी। कुछ हलवाई सब्जी पूरी हलवा बना रहे थे। इसी बीच सेठ बिरजू की एक हलवाई वाले को कुछ पैसे देता है और भंडारे में जहर मिलवा देता है। थोड़ी देर में गांव के सभी लोग एक साथ बैठकर भंडारा खा रहे थे। जैसे जैसे लोग भंडारा खा रहे थे, वैसे वैसे उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। वे सभी लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखकर गांव के बाकी लोगों को गुस्सा आ जाता है और वे सरपंच को गुस्से से देखने लगते हैं। सरपंच भी यह नज़ारा देखकर बहुत घबरा जाता है। सरपंच, यह तूने क्या किया? आखिर क्या मिलाया है इस भंडारे में जो हमारे गांव वालों के साथ ये सब हो रहा है? इतना बोलते ही सब लोग सरपंच के ऊपर हावी होने लगते हैं। तभी वहां पर जादुई आलू आ जाते हैं। जादुई आलू सरपंच को बचा लेते हैं और अपनी जादुई शक्ति से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बुरी हरकत की किसने। तभी जादुई आलू को पता चल जाता है कि यह बिरजू ने किया है।
जादुई आलू सेठ बिरजू को वहां पर पकड़ कर लाते हैं और उसे पूरी तरह मारने लगते हैं, जिसके बाद सेठ बिरजू खुद ब खुद सारा सच उगलते हुए कहता है। यह सब मैंने किया है, सरपंच की इसमें कोई गलती नहीं। मैंने ही भंडारे में जहर मिलवाया है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बस इतना चाहता था कि कैसे भी करके इस गांव का सरपंच बन जाऊं, इसलिए मैंने ये सब किया। नीच बिरजू, अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तेरी वजह से हमने सरपंच के ऊपर शक किया। तेरी वजह से गांव के कुछ लोग बीमार पड़ गए। इतना बोलते ही गांव वाले मिलकर बिरजू को पूरी तरह से मारने लगते हैं। उसके बाद जादुई आलू अपनी जादुई शक्ति की मदद से बीमार पड़े गांव वालों को ठीक कर देता है और भंडारे में से जितना जहर था वे सारा जहर भी निकाल देता है। इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी भंडारे का लुत्फ उठाने लगते हैं।